Go. Start. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को स्टार्ट किया था और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में नीड ऑफ वेपराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें वेपराइजेशन का पता होना चाहिए और वेपराइजेशन में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो कि वेपराइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वेपराइजेशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद वेपराइजेशन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग वेपराइजेशन ऑफ वाटर पे जाएंगे और वेपराइजेशन ऑफ वाटर के बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या हमें इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वेपराइजेशन को। जब भी लिक्विड के बारे में देखा जाता है कि लिक्विड को हम लोग गैस में लेके जाते हैं, ठीक है। जब भी लिक्विड को गैस में लेके जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग लिक्विड को, ठीक है, सॉलिड में लेके जाते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। हमने किसी भी चीज को क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। इसी तरह से सेम ही है, जब भी किसी चीज को सॉलिड से डायरेक्टली गैस में लेके जाया जाता है, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चले गए, ठीक है। आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा, दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आप लोग जल्दी हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि सॉलिड से डायरेक्टली हम लोग गैस में कैसे चले गए? यहाँ तो लिक्विड फेज भी दरमियान में आना चाहिए, लेकिन क्या लिक्विड फेज यहाँ पे आता है या नहीं आता? ठीक है, ये हमारे दिमाग में बार बार कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो लेकिन बात याद रखिएगा कि हमारे पास सॉलिड जो है इसको डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में ही लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड को गैसियस स्टेट में ही लेके जाते हैं, दरमियान में लिक्विड वगैरह, लिक्विड फेज, लिक्विड स्टेट नहीं आती, ठीक है। तो जब सॉलिड को गैसियस स्टेट में डायरेक्टली लेके जाते हैं तो इसके लिए कुछ खास एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन को जब सॉलिड स्टेट में हीट किया जाता तो ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाती है, ठीक है। सेम ही है जब अमोनियम क्लोराइड को हीट किया जाता है, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड जो हमारे पास ये भी डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाती है। तो आप लोगों ने बात क्या यहाँ पे याद रखनी है, अगर कोई रिलेटेड टर्म्स वेपराइजेशन है, ठीक है, फ्रीजिंग है, या सॉलिड का डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाना है, इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन आए, इन टर्म्स में कंफ्यूज कम नहीं होना। लेकिन हमारा मकसद, हमारा डिस्कशन टॉपिक वेपराइजेशन ही है, तो हम लोग वेपराइजेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वेपराइजेशन का तो पता चल गया कि कोई भी मॉलिक्यूल है लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, उसको हीट किया, हीट के बाद उसकी स्टीम बना दी, पेपर्स में लेके चले गए, ठीक है, उसे वेपराइजेशन कह दिया। और जब हम लोग वाटर को, H2O को, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? स्टीम बन जाती है। क्या बन जाती है? स्टीम। स्टीम एक्चुअली किसे कहते हैं? सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे। हाइड्रोजन में आप लोगों के सामने इसका अगर फार्मूला ड्रा करूं, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास ये इस तरह से बनता है, ये H2O, ठीक है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरी हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव। तो एक्चुअली जब हीट किया जाता है, जब भी हीट करते हैं, ठीक है, तो ये वाले बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली बात करूं तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे टूटता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के वाटर जो है हमारे पास किसमें कन्वर्ट होता है? स्टीम में। यहाँ से एक सवाल पैदा होता है और आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है क्या स्टीम में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? आप लोगों का क्या जवाब होना चाहिए? लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल among you will be thinking that steam must have hydrogen bonding because it's liquid ही है ना, मतलब देखो वाटर ही है ना जो स्टीम में गया,
ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए क्योंकि स्टीम है तो वाटर वेपर ही है ना। लेकिन याद रखिएगा कि जो स्टीम है यहाँ पे स्टीम, याद रखें स्टीम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। वजह वाटर वेपर्स बनते ही इस कंडीशन में जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ठीक है। जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूटते उस वक्त तक स्टीम नहीं बन पाती, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन का हमें फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा यहाँ पे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे, सपोज दैट कोई तालाब है, ठीक है, तालाब में पानी खड़ा है, ठीक है, तो वहां से जब वेपराइजेशन हो रही है वाटर वेपर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर्स बनने का हमें क्या फायदा होता है, जैसे जैसे लाइट एनर्जी हीट एनर्जी नीचे वाटर पे गिरती है, ठीक है, वाटर पे हीट एनर्जी गिरती है, ठीक है, रेडिएशंस गिरती हैं, तो ये बॉन्ड्स तोड़ने पे बहुत ज़्यादा हीट इस्तेमाल हो जाता है, एनर्जी ज़्यादातर ये बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है। यही वजह है कि जब वेपर्स बन रहे होते हैं तो हमारे माहौल का टेम्परेचर कूल डाउन रहता है, ठीक है। अगर वेपराइजेशन ना होती तो हमारा माहौल का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता, वजह जो भी हीट आती अब्जॉर्ब होती रहती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हीट जो वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे जैसे ये हीट अब्जॉर्ब होती जाती है तो माहौल का टेम्परेचर कम होता रहेगा और वाटर इवेपोरेट करता रहेगा। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो वेपराइजेशन है, क्या वेपराइजेशन के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़रूरी है? याद रखिएगा वेपराइजेशन के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये हर एक टेम्परेचर पे होता रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग कपड़े गीले हैं, ठीक है, खुश करने के लिए कहीं डाल देते हैं, बेशक सर्दियों बेशक गर्मियों, तो वो खुश्क हो जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इवेपोरेशन है ना हर एक टेम्परेचर पे और हर एक टाइम पे कंटिन्यूअसली हो रही होती है। तो यहाँ पे एक बात मैंने की और वो क्या बात थी कि जब इवेपोरेशन होती है तो टेम्परेचर माहौल का कूल डाउन होता है। तो इसके लिए एक रीज़न हो सकती है कि वेपराइजेशन जो हमारे पास है ये अगर हो इंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो तब ही हम लोग ये कह सकते हैं कि वेपराइजेशन की वजह से माहौल का टेम्परेचर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंडोथर्मिक कहते भी इसी प्रोसेस को हैं जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही हो, ठीक है। तो वेपराइजेशन क्या है, एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हीट ऑफ वेपराइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखते हैं एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, वाटर जब स्वेट की फॉर्म में, ठीक है, स्किन से परसिपायर होता है, मतलब जिसको कहते हैं पसीना आना, ठीक है। जब परसिपिरेशन होती है, ठीक है, तो एनिमल्स में कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि थर्मो रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके अलावा थर्मो रेगुलेशन नहीं हो सकती, जो कि होम्योस्टेसिस का हिस्सा है, और अगर होम्योस्टेसिस ना हो तो कोई लाइफ इस माहौल में, ठीक है, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसके बाद इस इम्पोर्टेंस को प्लांट्स में देखते हैं, ठीक है। प्लांट्स में हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि प्लांट्स के एरियल पार्ट से, लीफ से, लेंटिसेल से, ठीक है, ट्रांसपीरेशन हो रही होती है। और ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं? ट्रांसपीरेशन इज सिंपली द अदर नेम ऑफ इवेपोरेशन। लेकिन जब प्लांट्स की सरफेस एरिया से होती है इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपीरेशन भी कूलिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस वक्त स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और ट्रांसपीरेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन से क्या होती है? कूलिंग, ठीक है। तो प्लांट्स में गर्मियों के मौसम में कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है, मतलब थर्मो रेगुलेशन चाहिए होती है। और थर्मो रेगुलेशन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है यहाँ पे? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है।
इस वक्त हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है, ट्रांसपिरेशन और पर्सपिरेशन के नतीजे में बॉडीज में टेम्परेचर के कूल डाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की वैल्यू के बारे में देखें अगर, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, इसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है, हम इसमें लेते हैं ग्राम, ठीक है, पर ml वेपोराइज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैलोरीज पर ग्राम वेपोराइज, मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी कैलोरीज की फॉर्म में दी जाए कि कितने ग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज हो जाए, इसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है, एनर्जी पर मैस, कितनी एनर्जी दे कि कितना मैस ग्राम्स में, मतलब कितने कैलोरीज ऑफ एनर्जी दे कि कितने ग्राम्स ऑफ वाटर की वेपोराइजेशन हो जाए। और अगर वाटर के हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो ये 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम होती है, ठीक है, 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। देखो यहाँ पे कैलोरीज पर ग्राम, ये एक्सप्रेशन के लिए शो की, जब किलो यहाँ पे लगाया तो किलो यहाँ पे भी लगाएंगे, क्यों, जब कैलोरीज को किलो में लेना है, ठीक है, तो ग्राम्स को भी साथ किलो में ही लेना, जब मतलब वजन को भी, मैस ऑफ वाटर को भी यहाँ पे किलोग्राम्स में ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि वाटर में क्या ऐसा मौजूद है, ठीक है, हम कैलकुलेट करना चाहें कि वाटर वेपराइजेशन में टेम्परेचर कैसे कूल डाउन होता है, तो देखिए हमारे पास फर्ज करो 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर वाटर जिसमें 1000 ml होते हैं, ठीक है। अगर इनमें से 2 ml वाटर इवेपोरेट हो जाए, कितने ml, 2 ml वाटर इवेपोरेट हो, तो जो बाकी 998 ml वाटर होगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इस रिलेशन को इस्तेमाल करके हीट ऑफ वेपराइजेशन और उसकी वजह से होने वाली कूलिंग को आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर है हमारे पास, ठीक है, उनमें से जिसमें 1000 ml होते हैं, ठीक है, 1000 ml में से अगर 2 ml वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, तो बाकी जो 998 ml वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप दैट आप लोगों को हीट ऑफ वेपराइजेशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज।